मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में अपने प्रिय प्रधानमंत्री, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश के लाखों लाख बेटे बेटियां आज पूरे मध्य प्रदेश में जुड़े हैं, उनकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के फिर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी रनवे पे हम चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब हम लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, टेक ऑफ के लिए खड़े हैं। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है तो जोर से बताओ, सही बात है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से स्टार्टअप पर मध्य प्रदेश ने तेजी से काम प्रारंभ किया और हमारा सौभाग्य है आपके हाथों आज मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का लॉन्च होगा और मध्य प्रदेश के नौजवान उस पॉलिसी के बारे में हम बता चुके हैं, सारे मित्र नौजवान जानते हैं। अब तेजी से मैं आज का केवल बताना चाहता हूं, 26 जनवरी को हमने स्टार्टअप संवाद किया था, तब से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग नए स्टार्टअप्स को मिल चुकी है, हमारे स्टार्टअप्स को मिल चुकी है। कई इन्वेस्टर आज आए हुए, अलग अलग सत्र दिन भर चले। मैं तो प्रधानमंत्री जी केवल इतना ही संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश स्टार्टअप के क्षेत्र में भी, हमने कृषि के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब उद्योग और विशेषकर स्टार्टअप के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित करके ही चैन की साथ लेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से। क्योंकि हम सब अब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सुनेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इसलिए मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप के नए नए मील के पत्थर खुद गढ़ेगा, आत्मनिर्भरता की राह पर और आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार उन्नति कर रहा हमारा भारत आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। पिछले 8 वर्षों में देश की मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं, जो अपने डायनेमिक आइडियाज और लगन से लगातार सफलता के कीर्तिमान रच रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना की दिशा में संकल्पित प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम निर्मित हुआ है। ये प्रदेश के सुदृढ़ इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि आज स्टार्टअप्स केवल बड़े शहरों तक सीमित न होकर प्रदेश के कोने कोने में संचालित हो रहे हैं, जो आईटी, इंजीनियरिंग, डिजाइन और एग्रीकल्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों से लगातार चर्चा और देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन के बाद स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 लागू की गई है। नीति में स्टार्टअप्स को विभिन्न स्तर पर सहायता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें प्रोफेशनल स्टार्टअप से जुड़े सभी विषयों पर स्टार्टअप्स की मदद करेंगे। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराने के लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था कर रही है। स्कूल कॉलेज स्तर से ही युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को विकसित करने का प्रयास भी कर रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप उद्यमियों एवं इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। नई स्टार्टअप नीति से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में महिला संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयास से 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हैं, जिनमें 800 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों के हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया और वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना भी है। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप राज्य में निर्मित इकोसिस्टम से लाभान्वित होकर यूनिकॉर्न बनते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं। देश के प्रति एक जुड़ाव और लगाव, देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव मध्य प्रदेश ने आपसे ही सीखा है माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता वितरित करें, रिमोट का बटन दबाकर। और अब श्री अर्णव गुप्ता और श्रीमती अनुभा सिंघे को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मानो वट वृक्ष है एमपी स्टार्टअप पोर्टल। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया एमपी स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अर्थ समझाया और उन्हें स्वयं को स्वयं की पहचान पर गर्व करना सिखाया। आज हमारे बीच माननीय मध्य प्रदेश राज्य के ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे युवा अपने कामयाब और नायाब स्टार्टअप्स के साथ आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक भी हैं और बहुत उत्साहित भी हैं। सबसे पहले शॉप किराना इंदौर के युवा तनु तेजस सारस्वत आपसे बातचीत करना चाहेंगे माननीय। सारस्वत जी नमस्ते। नमस्ते सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मेरी तरफ से और पूरे स्वच्छ भारत इंदौर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु तेजस सारस्वत है। मैं एक संस्था चलाता हूँ शॉप किराना नाम से, अपने 2 पार्टनर के साथ में, दीपक धनोतिया और सुमित गुड़ावत। शॉप किराना हिंदुस्तान की किराना दुकानों को सशक्त कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि किराना दुकानें हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 90% हिंदुस्तान किराना दुकानों से सामान लेता है, तो क्यों ना इन किराना दुकानों को तकनीक के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से हम जोड़ दें, उनको सशक्त करें, ताकि वो भी आने वाले समय में जितने भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। सारस्वत जी, आपका स्वयं का बैकग्राउंड क्या है और आप कोई इस क्षेत्र में जाने की कल्पना कहां से शुरू हुई? सर, मेरा बैकग्राउंड राजस्थान से है। मैं 15 साल पहले इस शहर में आया था अपनी एजुकेशन करने। 15 साल पहले ही मैंने कुछ एक बिजनेस चालू किया था। इस काम की प्रेरणा मेरे पार्टनर से मेरे को आई। मेरे जो पार्टनर हैं दीपक धनोतिया, उनके पिताजी की एक किराना की दुकान है, एक सेमली रूपा करके एक गांव है वहां पे। उन्होंने 20 से 22 साल तक एक किराना व्यापारी का प्रॉब्लम देखा। उसके बाद में वो वहां से निकले, गेट के टॉपर बने, गोल्ड मेडलिस्ट बने। वहां से उन्होंने पीएनजी कंपनी में ज्वाइन किया, सप्लाई चेन, जो कि टाइड की सप्लाई चेन देखते थे। पीएनजी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। उन्होंने पीएनजी की भी प्रॉब्लम देखी
तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि किराना दुकान भी कंपनी तक नहीं पहुंच पा रही है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी भी किराना दुकान तक नहीं पहुंच पा रही है, और 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी किराना दुकानें हैं। क्या कोई इनको कनेक्ट कर सकता है क्या तकनीक के माध्यम से? प्रेरणा वहां से मिली सर। जब आपने शुरू किया तब क्या लगता था कि आपका अपॉर्चुनिटी कैसी है और बाद में इसमें कैसे ग्रो हुआ? सर मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने किराना दुकान को कुछ ऑनलाइन बेचने का सोचा। हमने जब चालू किया तो घर बैठे हुए हम ऑनलाइन किराना मंगा सकते हैं, लेकिन वो किराना व्यापारी जो 50 से 100 फैमिली का किराना खरीदता है उसके लिए ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हमने 7 साल पहले कंपनी चालू करी। उस टाइम पे एक किराना दुकान में कंप्यूटर पे नहीं होता, एक मोबाइल होता है खाली, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमको जो सबसे बड़ी जो चैलेंज मिला वो ये था कि हम जो नॉन टेक सेवी हैं ये सारे किराना दुकानें, इनको हम तकनीक पे कैसे लेके आए। पर एक बिलीफ था कि ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने बिजनेस ओनर्स है, अगर इनको वैल्यू मिल गई तो ये तकनीक पे आ जाएंगे। तो एक बड़ा हंसी सा है उसमें, जब हम शुरुआत में जाते थे तो किराना दुकान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देता था, तो हम उनको बोलते थे कि हम देखते हैं कौन जिद्दी है, आप ज्यादा जिद्दी हो या हम ज्यादा जिद्दी हैं, क्योंकि हम तो तब तक आपके दुकान पे आएंगे जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ, आपका प्रॉफिट, आपकी जीवन कैसे बदल सकता है। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी 50,000 से ज्यादा किराने की दुकानें हमारे साथ में सर जुड़ी हुई है। और वो अपना पूरा कारोबार इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं? हाँ सर, हमारे 40% अपनी दुकान का सामान वो हमारे से खरीदती हैं लगभग। अच्छा, ये बताइए आपने इंदौर को क्यों अपना केंद्र बनाया? आपके दोस्त के कारण बनाया कि और भी कोई कारण है? सर इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियां लोगों से बनती है, शहरों से नहीं बनती। तो हमको बहुत बार लोगों ने बोला कि बड़े शहर जाओ, बट जिन कंपनियों को हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो कंपनियां जहां पे बनी वहां पे दुनिया बस गई। तो हमको वो चीज बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमको कुछ करने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए। दूसरी बात सर इसमें ये कि हम पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो Tier 2 सिटी में करना चाहते थे। तो आज भी हम जो भी 4 राज्यों में काम कर रहे हैं वो सब Tier 2 सिटीज है। तो हमको लगा जो बिजनेस है वो लेबोरेटरी में नहीं बनेगा, कस्टमर के साथ में रह के बनेगा। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था, हमको लगा, हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। सर तीसरा कारण थोड़ा बचपना सा है, बट हमको लगा अगर हम एक शहर से, इंदौर जैसे शहर से अगर काफी बड़ा काम कर सके तो हम आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सारस्वत जी कि मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, प्लेटफॉर्म बनाना वो एक काम है, लेकिन एक छोटे किराना के व्यापारी को इसके साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई ऐसी चुनौतियां भी आई होगी इसको करने में, जो बड़े सप्लायर चेन्स होंगे वो भी क्वेश्चन करते होंगे, जो क्लाइंट होगा वो भी क्वेश्चन करता होगा। तो उन सारी चुनौतियां कैसी रही और क्या परिणाम मिला? सर बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां पहले भी आई थी, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। पहले एक बिहेवियर की चुनौती थी कि कोई जो 100 लोगों को एक कागज पे ऑर्डर देता है उसको हम कैसे कन्विंस करें कि एक ऑनलाइन लेके आए। उसके लिए हमने बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल बनाया जिसमें हम उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको आपके लाइफ का टाइम बच सकता है। तो आप जो 2 घंटे 3 घंटे दुकान बंद करके भी आप जाते हैं, उसकी जगह नहीं जाके आप एक ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और वो 2 घंटे अपने परिवार के साथ में बिताएं। आज के भी चैलेंजेस अलग है, क्योंकि अब तकनीक बहुत तेजी से आ रही है और बहुत सारा ऑनलाइन हो रहा है। जो किराना दुकानें हैं उनमें एक डर बैठा हुआ है आज कि जो ये नई कंपनियां हैं या जो मॉडर्न डिटेल्स आते हैं, क्या उनका भविष्य नहीं है क्या? हमारा ऐसा मानना है कि भविष्य है, क्योंकि मैं वो हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा जहां पे 1 करोड़ बिजनेस ओनर जो स्मॉल किराना स्टोर्स है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 90% आज भी इन्हीं से खरीदता है सामान। अच्छा सारस्वती बताइए, आपको मालूम होगा सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई हुई है, स्वनिधि की।
और मेरी कोशिश है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कारोबार करें। वैसे तो मॉडल वैसा ही है जैसा आपका किराना शॉप का है। क्या आप आपका शॉप किराना वाला जो इनिशिएटिव है, जो छोटे एस्टैब्लिश दुकानों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आप स्ट्रीट वेंडर के साथ इंदौर में इसका प्रयोग कर सकते हैं? उनके लिए एक सुविधा खड़ी करके एक पूरा नया इनिशिएटिव लेकर के बिल्कुल समाज के वो तबके के लोग जो डेली 25-30 घरों में जाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, दूध पहुंचाते हैं, अखबार पहुंचाते हैं, या बाकी छोटे मोटे अपना रेडी लेकर के माल बेचते हैं, उनको जोड़ सकते हैं क्या? उस पर कुछ सोचा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि तकनीक वही है और कस्टमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर प्रॉब्लम उनकी भी वही है। तो आप जो बता रहे हैं, एक जो छोटा ठेला चला के भी जो जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं से सब बहुत दूर से सामान खरीदते हैं। हम जो कोशिश करते हैं वो इन सभी को जोड़ के उनका एक मेन सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, जिससे उनको, जैसे किराना वालों को प्रॉफिट मार्जिन में फर्क मिलता है, वैसे इनकी भी आय में बढ़ सकती है। तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, आप जरा स्टडी कीजिए, इंदौर में इस पर कोशिश कीजिए। जिस इंदौर को आप इतना प्यार करते हो, तो मेरे लिए भी उस इंदौर के लिए कुछ कीजिए आप। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। कौन है नेक्स्ट? सर आपका तनु तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल की सुश्री उमंग श्रीधर आपसे संवाद करेंगी। नमस्कार माननीय प्रधान। उमंग जी नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम उमंग श्रीधर है और मैं भोपाल से हूँ। मैं उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हूँ। मेरी कंपनी एक इनोवेटिव हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल कंपनी है। हम लोगों ने खादी और हैंडलूम के वस्त्रों में इनोवेशन किया। कुछ 150 नए तरीकों के टेक्सटाइल का उत्पादन किया और बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचा, जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला और रेमंड्स। और ये सब कुछ हो पाया आपकी पहल। तो मेरी जर्नी और आपकी जर्नी एक साथ ही शुरुआत हमने की। 2014 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आपने उस समय बोला था कि कम से कम एक खादी का वस्त्र या रुमाल भी अगर आप खरीदें तो हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। शायद उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आज अपनी ये कंपनी करीबन 1000 आर्टिजन्स के साथ मिलकर चला पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस स्टार्टअप को शुरू करने का विचार, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मोदी के भाषण हुआ और उन्होंने खादी की ओर जोड़ दिया और आप फैशन डिजाइन की दुनिया से थी, तो वो तो एक समझ गया, लेकिन उसके सिवाय भी कोई मन में कल्पना होगी आपकी? जी, तो मेरा जन्म एक्चुअली बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव किशनगंज में हुआ। और क्योंकि मैंने गांव में रह रही महिलाओं की परेशानी को बहुत नजदीक से देखा और समझा, तो जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यही समय है कि मैं अपने गांव की महिलाओं के सपनों को उड़ान दे सकूं। तो मैं वापस आई और 21 साल की उम्र में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। और अब करीबन 9 साल बाद हमारी कंपनी 1500 ऑलमोस्ट 1500 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं 10 क्लस्टर्स में, 13 क्लस्टर्स में 5 स्टेट्स के अंदर। और सर, महिलाओं से जब मैंने बात करना चालू किया और महिलाओं के साथ जब जुड़ना चालू किया तो ये पता चला कि महिलाओं को किसी भी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बहुत सशक्त हैं। हमें सिर्फ एक उन्हें प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जिस पर आकर वो अपनी शक्ति को दिखा सकती हैं। और एक छोटी सी बात, मेरा जन्म दिवस भी आपके साथ ही आता है, तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी होती है। तो कहीं ना कहीं कारीगर और हुनरमंद लोगों के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। तो यही मेरी अच्छा उमन जी, ये बताइए कि अब 1500 बहनें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, 13 क्लस्टर हैं, 5 राज्यों में हम काम कर रही हैं। क्या वैल्यू एडिशन हुआ होगा पहले की उनकी स्थिति और आपके जुड़ने से? किस प्रकार का बदलाव आया होगा? क्वालिटेटिव चेंज क्या आया होगा?
सर करीबन 300% इनकम इंक्रीज हमने देखा है अपनी महिलाओं की जिंदगी में। इनमें से बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थी जो कि घर से कताई और बुनाई करती थी। हमने उन्हें कुछ नए तरीके के कपड़े बनाने की प्रेरणा दी, रिसर्च और डिजाइन पर काम किया और ऐसा नया टेक्सटाइल बैम्बू और सोयाबीन और ये जो नए तरीके के टेक्सटाइल्स फाइबर्स हैं उनको यूज करके एक नया टेक्सटाइल बनाया जिसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में और वो काफी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो इसके कारण एक उनकी इनकम में इंक्रीज आया। दूसरा सर जो हमने अभी कोविड के दौरान एक अपनी बिजनेस मॉडल में एक और नई चीज जो जोड़ी कि हमने सोचा कि सिर्फ कारीगर बनाने से मेरा एक सपना है कि मैं करीबन 10 लाख महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूँ। तो वो सपने को पूरा करने में सिर्फ कारीगर बनाने से ये सपना पूरा नहीं होगा। तो हमने बहुत रिसेंटली आज पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक क्राफ्ट प्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू किया। हमने करिकुलम बनाया और महिलाओं को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे कारीगर से खुद उद्यमी बन सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, गांव में बैठकर अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकती हैं। तो हमने उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल सेलिंग के तरीके सिखाए। पहला जो हमारा ये क्लस्टर है, हमने 200 महिलाओं को बाग, एक प्रिंटिंग क्लस्टर है मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, वहां पर 200 ट्राइबल महिलाओं को हमने ये ट्रेनिंग चालू करी है और बहुत जल्द आप इन महिलाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में सामान बेचते हुए पाएंगे। अभी आपका दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बना है कुछ? जी हम लोगों ने हम अभी करीबन 5 देशों में अपना सामान, यूरोप के कुछ देश हैं, लंदन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपना कपड़ा सप्लाई करते हैं बहुत सारी ब्रांड्स को। सर जो हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की बातें कर रही है तो हर बड़ी ब्रांड के अंडर एक कैटेगरी खादी की भी हो और पूरी दुनिया खादी को पहने और उसको समझे। क्या कभी काशी में भी हाथ आजमाया है क्या आप लोगों ने? जी सर, काशी मेरी सबसे फेवरेट सिटी है और पिछले साल ही मैं काशी में थी। तो सर वहां पे मैंने बहुत कुछ बुनकरों के साथ हमने कुछ नए फैब्रिक्स को बनाने की कोशिश करी है। तो सिल्क के साथ बैम्बू, सिल्क के साथ सोयाबीन के धागे को उपयोग कर हम कुछ नए टेक्सटाइल का वहां पर निर्माण कर रहे हैं। चलिए उमंग जी, आप तो एक प्रकार से जॉब क्रिएटर के रूप में और कारीगर को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा अभियान चला रही है और मैं समझता हूं कि युवाओं को आप बड़ी प्रेरणा दे रही हैं। भगवान विश्वकर्मा के आपको आशीर्वाद बने रहे। मेरी आपको बहुत सर आपका आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। सर एक छोटा सा निवेदन है कि अगर मैं आपको अपनी महिलाओं द्वारा बना हुआ कुछ सामान पहुंचा पाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। कल हमारी महिलाओं ने वैसे जरूर पैक करके दिया है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमंग। माननीय ग्रामोफोन इंदौर के श्री तौसीफ खान आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार तौसीफ खान, नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए। मैं तौसीफ खान, मैं पिछले 6 साल से इंदौर में एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा प्राइम एक मोटिव है कि हम किसानों के साथ काम कर सकें और उनकी इनकम को 2 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं हम विभिन्न प्रकार से लास्ट 6 सालों से। आपका स्वयं का कोई किसानी बैकग्राउंड है क्या परिवार का, कि ऐसे ही आप एक अध्ययन करके? नहीं सर, मेरे पिताजी एक छोटे से प्रयागराज में एक छोटे से गांव से आते हैं और खेती से हम लोग का तब से जुड़ा हुआ है। मैंने एग्रीकल्चर में सर बीटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की। तो उसी को आगे ले जाते वक्त 2016 के दौरान जब डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो हमें लगा कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन गांव में भी आएगा और उस गांव तक हमारी एक एजुकेशन है और एक बैकग्राउंड है, इसमें हम काम कर सकते हैं। तो हमने 2016 में ये ठाना कि हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं किसानों तक ले जाएंगे और उसी तरह से जैसे एक किसान के पास 14,000 किसानों पे एक डॉक्टर है, फसल का डॉक्टर, ये हमें पता चला।
तो हमारे किसानों की इनकम जो है 1.5 गुना की जा सकती है अगर हम सही से उनको सुझाव दे सकें साइंटिफिक तरीके से। उस पे हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई और 14,000 आप समझिए तो एक एक करके हम किसान के पास नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी ही एक माध्यम है। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को बनाया और उनको किसानों को डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से भी हमने पहुंचाया। तो हमने करीब एमपी में 1,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स गांव में बनाए हैं जो उनके लिए टेक्नोलॉजी बनाई, वो अब किसानों से जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक बार हमने उनको फसल ज्यादा उगाने का दिया, फिर उसके बाद ये हमने पाया कि हम उनको डॉक्टर की तरह सलाह तो दे रहे हैं मगर जो दवाइयाँ जो बीज वो उनको लास्ट माइल पे मिलते ही नहीं है। तो फिर हमने उसका होम डिलीवरी शुरू किया। तो और फिर जब कोविड के दौरान ये हुआ कि किसान फसलों को बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमने करीब 10,000 से ज्यादा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसर्स उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए पिछले 1.5 सालों में। अब वो बीज बोने से लेकर मार्केट तक एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें कर। जो भारत सरकार ने एक सॉइल टेस्टिंग की तरफ बड़ा बल दिया है और हम चाहते हैं कि किसान सॉइल टेस्टिंग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके ही फिर आगे करें। आपका कोई संबंध आता है क्या उस प्रक्रिया में? यस सर। तो पहला जो उद्देश्य था कि वो हम पे भरोसा करें। आज 5 साल हो गया है तो अब किसान हम पे एमपी में भरोसा करता है। तो हमने पिछले साल ही शुरू किया है कि उनको हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं। और सॉइल टेस्टिंग हमने ये देखा कि सर सॉइल टेस्टिंग तो हो जाती है मगर फसल के अनुसार कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो हमने उनको एक स्टेज और आगे लेकर गए कि उनका डेटा के अनुसार एक बटन पे क्लिक पे हम उनको रिपोर्ट पूरी जनरेट करते हैं डिजिटल माध्यम से, व्हाट्सएप पे और इस तरह के माध्यम से हम सॉइल टेस्टिंग भी हजारों किसानों के साथ कर रहे हैं। अभी हमने मार्च में ये अभियान शुरू किया था और मार्च से अभी तक करीब 10,000 किसानों की सॉइल टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। आप ये जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज ऑर्गेनिक उत्पाद का बहुत बड़ा मार्केट बना है, उसकी प्रतिष्ठा बन गई है और होलिस्टिक हेल्थ का जो समाज का मूड बन रहा है, क्या किसानों में इस बात को पहुंचा पाए और टेक्नोलॉजी कोई मदद कर पा रही है या कर सकती है? सर एब्सोल्युटली, जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी इस चीज को भी प्रोपेगेट करने में लगती है। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि हमने ये देखा है सर, किसान को अगर आय कम हो रही है तो उस चीज का वो अपनाएगा नहीं। तो धीरे धीरे हमने उनको, जैसे उनकी मिट्टी एकदम पत्थर की तरह अब होती जा रही है हर रोज फर्टिलाइजर एक्सेसिव डालते डालते, तो हम अब माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उनको किट में एक आसान तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एमपी में शाजापुर करके जगह है, तो वहां पर आज हजारों किसान हैं जो ये बोलते हैं कि अब हमारी मिट्टी में जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो दोबारा आने लगे हैं। तो ये चीज हमें लगता है कि थोड़ा समय लगेगा मगर अगर उसको एक तरीके से काम किया जाए तो ये किसानों तक ले जाया जा सकता है और अब हमको वो रिजल्ट मिल रहे हैं। एक जो स्ट्रीम डेवलप हुई है, पृथ्वी बचाओ, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये सारे विषय, उसमें एक है धरती बचाने का एक बहुत बड़ा काम अब जिम्मा आ गया है और नेचुरल फार्मिंग से धरती बचा सकते हैं हम, केमिकल से नहीं बचा सकते। नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग की समझ विकसित हो रही है। सर एक तरह से हम देखें कि जैसे ही देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोगों को ज्यादा लगती है। तो किसान भी आज ये समझता है और वो भी ये हमसे पूछते हैं कि कैसे किनुआ जैसी खेती कर सकें या कैसे हम नेचुरल फार्मिंग कर सकें मगर हमारा उत्पादन ना कम। तो वो हम नए नए तकनीक और नए नए प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी अब बन रहे हैं जो नेचुरल फार्मिंग तक प्रमोट कर सके। जैसे यूरोप को पूरा केमिकल फ्री करने का जो है हो गया है, तो वही सारी चीजें अब यहाँ पे भी आ रही हैं। बस इन सारी चीजों को सर हमने ये देखा है कि किसानों को एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। वो काम अगर हम डिजिटल माध्यम से करते हैं तो शायद ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। तो यस, मुझे लगता है कि सर इस चीज का अगले 4 से 5 साल में और तेजी से ये बढ़ेगा। देखिए, इंदौर ने स्वच्छता के अभियान में देश को एक बड़ा ही उदाहरण रूप काम करके दिखाया है। क्या इंदौर जिला
इंदौर जिले के किसान केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, अगर आप इस दिशा में हैं, आपका स्टार्टअप है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अगर इंदौर जिले के किसान इस यानी एक दिमाग में ले लें कि भाई हाँ हमको ये करना है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मॉडल इंदौर शहर स्वच्छता के लिए और इंदौर जिला प्राकृतिक खेती के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो आप तो किसानों के साथ रोजमर्रा व्यापार चल रहा है, आपका स्टार्टअप चल रहा है, उनसे नाता रहा है, तो आप भी इस बात को उन तक पहुंचाइए। सर डेफिनेटली हम सरकार के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं इस चीज पे, और इनकी इसको सही से कैसे किया जाए वो हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इसकी शुरुआत तेजी से की जाए, जैसे एक स्टार्टअप नीति हम 4 महीने में लेकर आ गए हैं, उसी तरह से अगर इस चीज पे भी उसी मुहिम की तरह से हम काम कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़कर काम करने के लिए इसमें जो है सर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको तौसीफ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और युवाओं को शुभकामनाएं। आज भारतीय युवाओं की आंखों में उम्मीद और विश्वास की चमक है। वो सपने देखते हैं, भरपूर सपने देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सपने न्यू इंडिया में वक्त से पहले ही साकार भी हो जाते हैं। भारतीय युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को अपने सानिध्य का आशीर्वाद देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, एमपी सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, स्टार्टअप्स की दुनिया के मेरे साथियों, देवी और सज्जनों, आप सबने देखा होगा शायद, मैं मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं से, स्टार्टअप से जुड़े कुछ नौजवानों से मैं चर्चा कर रहा था और मैं अनुभव करता था, आप भी अनुभव करते होंगे। और एक बात पक्की है कि जब दिल में जोश हो, नई उमंगे हो, इनोवेशन का जज्बा हो, तो उसका प्रभाव साफ नजर आता है। और उमंग ने तो इस प्रकार का भाषण भी दे दिया आज। आप सबसे मुझे जो बात करने का अवसर मिला और जिन्होंने इस बात को सुना होगा, वो पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता है कि आज देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है, उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है। इसलिए देश एक नई युवा ऊर्जा के साथ विकास को गति दे रहा है। आज मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल और आई हब इंदौर का शुभारंभ हुआ है। एमपी की स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता दी गई है। मैं इन प्रयासों के लिए और इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो देश में 300-400 के आसपास स्टार्टअप हुआ करते थे और कोई स्टार्टअप शब्द भी सुनाई भी नहीं देता था, न उसकी कोई चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज 8 वर्ष के इस छोटे से कालखंड में
भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। आज हमारे देश में करीब 70,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि शून्य से शुरू करके किसी एक स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनने का मतलब होता है कि इतने कम समय में करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी तक पहुंचना, तब एक यूनिकॉर्न बनता है। और आज 8-10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न इस देश में हमारे नौजवान बना रहे हैं। साथियों, ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा शक्ति का उदाहरण है। और मैं अर्थ जगत के नीतियों का अध्ययन करने वाले जानकारों को एक बात नोट करने को कहूंगा। भारत में जितना बड़ा हमारे स्टार्टअप का एक वॉल्यूम है, उतनी ही उसकी डायवर्सिटी भी है। ये स्टार्टअप्स किसी एक राज्य या 2-4 मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप्स हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में, हिंदुस्तान के अनेक छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 50 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज से स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। ये देश के प्रत्येक राज्य और 650 से ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं। करीब 50% स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में आते हैं। अक्सर कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि स्टार्टअप यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये नौजवानों का कोई खेल चल रहा है, कुछ कारोबार चल रहा है। ये भ्रम है। हकीकत यह है कि स्टार्टअप का दायरा और विस्तार बहुत बड़ा है। स्टार्टअप हमें कठिन चुनौती का सरल समाधान देते हैं। और हम देख रहे हैं कि कल के स्टार्टअप्स आज के मल्टीनेशनल्स बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रिटेल बिजनेस के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स उभर करके आ रहे हैं। साथियों, आज जब हम दुनिया को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा करते हुए सुनते हैं, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। लेकिन साथियों, एक सवाल भी है। 8 साल पहले तक जो स्टार्टअप शब्द कुछ गलियारों में ही, कुछ टेक्निकल वर्ड के गलियारों में ही चर्चा का हिस्सा था, वो आज सामान्य भारतीय युवा के सपने पूरे करने का एक सशक्त माध्यम, ये उनकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा कैसे हो गया।
ये बड़ा शिफ्ट कैसे आया? अचानक नहीं आया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत स्पष्ट लक्ष्य, निर्धारित दिशा, उन सब का परिणाम है। और मैं जरूर चाहूंगा कि आज जब मैं स्टार्टअप की दुनिया के नौजवानों से मिला हूं और इंदौर जैसी धरती मेरे सामने हो, तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ बातें आपको आज बताऊं। आज जिसको स्टार्टअप क्रांति माना जा रहा है, उसने आकार कैसे लिया? मैं समझता हूं हर नौजवान को ये जानना बहुत बड़ी जरूरी है और ये अपने आप में एक प्रेरणा भी है। आजादी के अमृत काल के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है। साथियों, भारत में नया करने की, नए आइडिया से समस्याओं के समाधान की ललक हमेशा रही है। ये हमने अपनी आईटी रिवॉल्यूशन के दौर में भली भांति अनुभव किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जितना प्रोत्साहन, जितना समर्थन उस दौर में हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं। आवश्यकता इस बात की थी कि आईटी रिवॉल्यूशन से बने माहौल को चैनलाइज किया जाता, एक डायरेक्शन दिया जाता, लेकिन नहीं हो पाया। हमने देखा कि पूरा एक दशक बड़े बड़े घोटालों में, पॉलिसी पैरालिसिस में, नेपोटिज्म में इस देश के एक पीढ़ी के सपनों को तबाह कर गया। हमारे युवाओं के पास आइडिया थे, इनोवेशन के लिए ललक भी थी, लेकिन सब पहले की सरकारों की नीतियों में और एक प्रकार से नीतियों के अभाव में उलझकर रह गए। साथियों, 2014 के बाद हमने युवाओं में आइडिया की इस ताकत को, इनोवेशन की स्पिरिट को फिर से रिवाइव किया। हमने भारत के युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास किया। हमने आइडिया टू इनोवेशन टू इंडस्ट्री, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया और 3 बातों पर फोकस किया। पहला, आइडिया, इनोवेट, इंक्यूबेट और इंडस्ट्री। इनसे जुड़ी संस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। दूसरा, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण। और तीसरा, इनोवेशन के लिए माइंडसेट में परिवर्तन, नए इकोसिस्टम का निर्माण। साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग फ्रंट पर एक साथ काम करना शुरू किया। इसी में से एक था हैकाथॉन। 7-8 साल पहले जब देश में हैकाथॉन होने शुरू हुए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्टार्टअप के लिए मजबूत बुनियाद बनाने का काम करेंगे, एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार करेंगे। हमने देश के युवाओं को चैलेंज दिया, युवाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सॉल्यूशन देकर दिखाया। देश के लाखों युवाओं को इन हैकाथॉन्स में पर्पस ऑफ लाइफ मिला, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी। इससे उनमें ये विश्वास जगा कि जिन रोजमर्रा की समस्याओं से देश जूझ रहा है, उसे वो दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस भावना ने स्टार्टअप के लिए एक तरह से
लॉन्च पैड का काम किया। सिर्फ सरकार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही, आपको जानकर आप में से शायद कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे, मेरे जो सामने बैठे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही बीते सालों में लगभग 15 लाख ऐसे टैलेंटेड युवा साथी उसके साथ जुड़े हैं। मुझे याद है कि ऐसे ही हैकाथॉन्स में, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, नई नई चीजें समझने को मिलती थी, जानने को मिलती थी, तो मैं 2-2 दिन तक ये युवाओं के इस हैकाथॉन की गतिविधि को बारीकी से नजर रखता था, देखता था। रात को 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे उनके साथ गप्पे गोष्ठी करता था, उनके जुनून को देखता था, वो क्या करते हैं, कैसे जूझते हैं, अपनी सफलता पर कितने खुश होते हैं, ये सारी बातें मैं देखता था, मैं फील करता था। और मुझे खुशी है कि आज भी देश के किसी ना किसी हिस्से में हर रोज कोई न कोई एक हैकाथॉन चल रहा है, हो रहा है। यानी स्टार्टअप्स के निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया पर देश निरंतर काम कर रहा है। साथियों, 7 साल पहले स्टार्टअप इंडिया अभियान आइडिया टू इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम था। आज ये आइडिया की हैंड होल्डिंग और हैंड होल्डिंग कर उसमें इंडस्ट्री में बदलने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इसके अगले साल हमने देश में इनोवेशन का माइंडसेट विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स और हैकेथॉन जैसा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं। इनमें 75 लाख से अधिक बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। देश भर में बन रही ये अटल टिंकरिंग लैब्स एक प्रकार से स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में काम कर रही है। जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे तो उसके पास जो नया आइडिया होगा उसको इंक्यूबेट करने के लिए देश में 700 से अधिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं। देश ने जो नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लागू की है वो भी हमारे स्टूडेंट्स के इनोवेटिव माइंड्स को और निखारने में मदद करेगी। साथियों, इंक्यूबेशन के साथ ही स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग भी बहुत अहम है। इसमें उन्हें सरकार की ठोस नीतियों की वजह से मदद मिली। सरकार ने अपनी तरफ से एक फंड ऑफ फंड्स तो बनाना ही, स्टार्टअप्स को प्राइवेट सेक्टर से एंगेज करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी तैयार किए। ऐसे ही कदमों से आज हजारों करोड़ रुपए का प्राइवेट निवेश भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंजेक्ट हो रहा है और ये दिनों दिन बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में टैक्स छूट देने से लेकर दूसरे इंसेंटिव देने तक देश में अनेकों रिफॉर्म्स लगातार किए गए हैं। स्पेस सेक्टर में मैपिंग, ड्रोन्स, यानी टेक्नोलॉजी की ऊंचाई तक पहुंचने वाले ऐसे अनेक सेक्टर्स, उसमें जिस प्रकार से रिफॉर्म्स किए हैं
उसमें स्टार्टअप्स के लिए नए क्षेत्रों के द्वार खुल गए हैं। साथियों, हमने स्टार्टअप्स की एक और जरूरत को प्राथमिकता दी है। स्टार्टअप बन गया, उनकी सर्विस, उनके प्रोडक्ट आसानी से बाजार में आए, सरकार के रूप में एक बड़ा खरीदार उनको मिले। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल पर विशेष प्रावधान किया गया। आज जेम पोर्टल पर 13,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस पोर्टल पर स्टार्टअप्स ने 6,500 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया है। साथियों, एक और बड़ा काम जो हुआ है वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। डिजिटल इंडिया ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार में बहुत बल दिया। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने गांव के गरीब और मिडिल क्लास को भी कनेक्ट किया। इससे स्टार्टअप के लिए नए एवेन्यू, नए मार्केट खुल गए हैं। आइडिया टू इंडस्ट्री के ऐसे ही प्रयासों के कारण आज स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, स्टार्टअप अपने आप में नित्य नूतन होता है। ये बीते हुए कल की बात नहीं करता। स्टार्टअप का मूलभूत कैरेक्टर है वो हमेशा भविष्य की बात करता है। आज क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केयर तक ऐसे सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए इनोवेशन के इन्फिनिट अवसर हैं। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाने में भी स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। इसी तरह लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी स्टार्टअप्स बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के जो कुटीर उद्योग है, हथकरघा और बुनकरों का जो शानदार काम होता है, उसकी ब्रांडिंग में, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने लेकर के आ सकते हैं। भारत के हमारे आदिवासी भाई बहन, वनवासी भाई बहन इतने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो भी स्टार्टअप के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प, नया फील्ड बन सकता है। इसी तरह आप जानते हैं कि भारत मोबाइल गेमिंग के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 40% से भी ज्यादा है। इस बार के बजट में हमने एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर को सपोर्ट पर भी जोर दिया है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ा सेक्टर है जिसका वो नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्टर है टॉय इंडस्ट्री। टॉयज को लेकर भारत की बहुत समृद्ध विरासत रही है। भारत के स्टार्टअप्स इसे सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। अभी टॉयज के ग्लोबल मार्केट शेयर में भारत का योगदान सिर्फ 1% से भी कम है। इसे बढ़ाने में भी मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के आइडियाज को लेकर के जी रहे नौजवान स्टार्टअप लेकर के आए, बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भारत के 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स, आपको भी सुनकर के खुशी होगी, 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स खेलकूद के काम में, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये भी एक क्षेत्र है। इसमें भी जिस प्रकार से भारत में एक स्पोर्ट्समैन का कल्चर खड़ा हो रहा है, स्पोर्ट्स का स्पिरिट पैदा हुआ है, स्टार्टअप के लिए इस क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, हमें देश की सफलता को नई गति देनी है, नई ऊंचाई देनी है। आज भारत G20 देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $470 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। भारत का अभूतपूर्व जोर आज ईज ऑफ लिविंग पर भी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी है। ये सारी बातें किसी भी भारतीय को गर्व से भर देगी। ये सारे प्रयास एक विश्वास जगाते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की सक्सेस स्टोरी अब इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आज हम जो भी करेंगे उससे नए भारत का भविष्य तय होगा, देश की दिशा तय होगी। आपने इन सामूहिक प्रयासों से हम 135 करोड़ आशा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है भारत की स्टार्टअप क्रांति इस अमृत काल की बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। सभी नौजवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी मेरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।